सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। शहबाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून के सदर, ऑपोजिशन लीडर, कौमी असम्बली में उनकी जमानत का मामला इस वक्त कंट्रोवर्शियल हो गया जब बेंच में शामिल दूसरे जज जस्टिस असद जावेद घुराल साहब ने उनकी जमानत देने से इनकार कर दिया और फैसला यकतरफा तौर पर सुनाया गया जस्टिस डोगर साहब की जानिब से, जो कि उस बेंच की सरबराही कर रहे थे। और ये कंट्रोवर्सी तब सामने आई जब जस्टिस असद जावेद घुराल साहब ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के सामने जाके ये सारी सूरत हाल रखी कि उनको एतमाद में लिए बगैर यकतरफा तौर पर फैसला सुनाया गया है। इस फैसले में बहुत अहम ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं दोनों जजेस के सामने की जानिब से। मैं वो ऑब्जर्वेशंस और इस केस की तफसीलात आपके सामने रखता हूं। हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने शहबाज शरीफ साहब की दरख्वास्त जमानत की समाअत की थी। बेंच में जस्टिस असद जावेद घुराल और बेंच की सरबराही कर रहे थे जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर। बेंच के सरबराह जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर शहबाज शरीफ को जमानत देने के हामी, जबकि जस्टिस असद जावेद घुराल दरख्वास्त जमानत मुस्तरद करने के हामी थे। इस इख्तलाफ पर दोनों फाजिल जजों ने अलहदा तफसीली फैसला तहरीर किया। जस्टिस असद जावेद घुराल अपने फैसले में तहरीर करते हैं कि मैंने अपने साथी जज जस्टिस डोगर का फैसला पढ़ा जिसमें शहबाज शरीफ को जमानत दी गई थी। मैं इंतहाई एहतराम से जस्टिस डोगर की ऑब्जर्वेशंस, फैसले की तौजीहात और नताइज से इख्तलाफ करता हूं। मैं जस्टिस डोगर के फैसले में यह पढ़कर चौंक गया कि दरख्वास्त गुजार को मुत्तफिका फैसले से जमानत दी जाती है, हालांकि यह जमीनी हकाइक से मुख्तलिफ है। यानी कि जस्टिस असद जावेद घुराल ने जमानत पर इत्तेफाक किया ही नहीं था। सच यह है कि समाअत मुकम्मल होने के बाद जब मेरे साथी जज जस्टिस डोगर ने जमानत देने के लिए मेरी रजामंदी का तकाजा किया तो मैंने जमानत देने से साफ साफ इनकार कर दिया। लेकिन यह ताज्जुब की बात है कि जस्टिस सरफराज डोगर ने अपने साथी जज की मुखालिफत के बावजूद यकतरफा तौर पर फैसला सुना दिया। जस्टिस डोगर ने अपने नायब कासिद को तलब किया और उसे जमानत का मुख्तसर फैसला सुनाने का हुक्म दे दिया। जस्टिस असद जावेद घुराल अपने फैसले में मजीद तहरीर करते हैं कि जस्टिस सरदार डोगर का यह तर्ज अमल इंतहाई अफसोसनाक और अदालती तारीख का एक अनोखा वाकया है। जस्टिस असद जावेद घुराल अपने फैसले में लिखते हैं कि शहबाज शरीफ के वकील ने अपने दलाइल में कहा कि शहबाज शरीफ के अहले खाना के पास अपनी फैक्ट्रियों और कारोबार के जराए आमदन हैं, लेकिन शहबाज शरीफ के वकील यह साबित करने में नाकाम रहे कि यह फैक्ट्रियां और मिलें कैसे लगाई गई, जबकि रिकॉर्ड यह जाहिर करता है कि यह फैक्ट्रियां जाली टीटी से मिलने वाली रकम से लगाई गई और टीटीज आने से पहले इन फैक्ट्रियों का कोई वजूद नहीं था। लिहाजा ऐसे में दरख्वास्त गुजार के वकील का यह कहना कि शहबाज शरीफ के बेनामीदार यानी उनके अहले खाना शहबाज शरीफ पर डिपेंडेंट नहीं थे और वो अपने आमाल के खुद जवाबदेह हैं, तो यह एक ऐसी बात है जिसके कोई पैर नहीं। जस्टिस असद जावेद घुराल लिखते हैं कि यह सारी दौलत शहबाज शरीफ ने कमाई और वही इसके मालिक हैं, लिहाजा वो घर के सरबरा और अवामी ओहदे पर फायज होते हुए बरीउ जिम्मा नहीं हो सकते हैं। जस्टिस असद जावेद घुराल मजीद लिखते हैं कि नैब का इस केस की तहकीकात करना हक बजानिब है और शहबाज शरीफ नैब की तहकीकात में अपने ऊपर लगने वाले इल्जामात पर नैब को मुतमईन नहीं कर सके। हत्ता कि शहबाज शरीफ मुझे यानी अदालत को भी मुतमईन नहीं कर सके कि शहबाज शरीफ ने, उनके अहले खाना ने और उनके बेनामीदारों ने जो असासे बनाए वो कैसे बनाए। इस सवाल का शहबाज शरीफ के पास कोई जवाब नहीं है। जस्टिस असद जावेद घुराल ने अपने फैसले में एक इंतहाई अहम जुमला तहरीर किया है। वो लिखते हैं कि यह प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी नहीं है कि वो यह साबित करने में मसरूफ हो जाए कि मुल्जिम ने कोई कमीशन ली या नहीं, रिश्वत ली या नहीं, या किसी सरकारी मंसूबे से गैर कानूनी फायदा हासिल किया या नहीं। प्रोसिक्यूशन का काम सिर्फ यह साबित करना है कि मुल्जिम के असासे उसके जायज जराए आमदन से ज्यादा हैं, और अगर प्रोसिक्यूशन यह साबित कर दे तो फिर यह जिम्मेदारी मुल्जिम पर आयद होती है कि वो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अपनी मनी ट्रेल पेश करे और वजाहत दे कि उसने ये असासे कैसे बनाए। और शहबाज शरीफ नैब की तहकीकात में अपने असासों के मुताबिक अपने जराए आमदन साबित करने में नाकाम हुए हैं। शहबाज शरीफ समेत उनके किसी भी अहले खाना के पास इस बात का कोई जवाब नहीं कि किसने और कैसे
उनके अकाउंट्स में बैरून मुल्क से पैसा मुंतकिल किया। दूसरी जानिब जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर साहब ने अपनी ऑब्जर्वेशंस और फैसले की तौजीहात में शहबाज शरीफ को नैब की जानिब से लगाए गए इल्जामात से बादियो नजर में बरी जिम्मा करार दिया है। जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर लिखते हैं कि शहबाज शरीफ के अपने किसी अकाउंट में टीटी के जरिए रकम मुंतकिल नहीं हुई और न ही इस बात का कोई सबूत है कि शहबाज शरीफ ने यह रकम कभी बिलवास्ता तौर पर भी वसूल की हो। जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर मजीद लिखते हैं कि अगर शहबाज शरीफ के शरीक मुलजिमों के अकाउंट्स में पैसा टीटी के जरिए मुंतकिल हुआ भी है, लेकिन चूंकि शहबाज शरीफ के खिलाफ बराह रास्त टीटी मौसूल करने का सबूत नहीं है, लिहाजा शहबाज शरीफ को गिल्टी अज्यूम या तसव्वुर नहीं किया जा सकता है। यह दोनों जजेस की राय थी। आखिर में जो इल्जामात नैब ने शहबाज शरीफ साहब और उनके खानदान पर और जिन इल्जामात को जस्टिस असद जावेद घुराल साहब ने अपने फैसले में तहरीर किया, वो आपके सामने रखते हैं। शहबाज शरीफ पर जरा आमदन से ज्यादा अरबों रुपए के असासे बनाने और 9 फैक्ट्रियां लगाने का इल्जाम है। शहबाज शरीफ और उनके शरीक मुलजिमान के असासों में उनकी वजारत आला के 10 सालों में 412 गुना इजाफा हुआ। शहबाज शरीफ जब पहली बार 1990 में एमएनए बने तो उनके और उनके खानदान के असासों की मालियत तकरीबन 21 लाख रुपए थी, लेकिन 1998 में उनके असासे 21 लाख से बढ़कर 1 करोड़ 40 लाख रुपए से तजावुज कर गए। हत्ता कि 2018 में उनके और उनके खानदान के असासे 7 अरब रुपए से भी तजावुज कर गए। शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज का कोई जरिया आमदन नहीं था, लेकिन वो भी तकरीबन 30 करोड़ रुपए से ज्यादा असासों की मालिका बन गई। मोहतरमा नुसरत शहबाज ने मॉडल टाउन में 10 कनाल के 2 प्लॉट्स खरीदे और वो पैसा टीटी के जरिए से उनके अकाउंट्स में मुंतकिल हुआ। और जब ये घर तामीर हो गया इन 2 प्लॉट्स पर, तो शहबाज शरीफ ने इस घर को बतौर वज़ीर आला अपना कैंप ऑफिस डिक्लेयर किया, जिस पर कौमी खजाने से 50 करोड़ रुपए खर्च किए गए। शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे हमजा शहबाज ने 2001 में अपने असासों की मालियत तकरीबन 1 करोड़ 84 लाख रुपए बताई, जो 2018 में बढ़कर तकरीबन 53 करोड़ रुपए हो गई, जिसमें से 18 करोड़ रुपए जाली टीटी से मुंतकिल हुए। शहबाज शरीफ के दूसरे साहबजादे सुलेमान शहबाज 2003 में 20 लाख रुपए के असासों के मालिक थे, जो कि 2018 में 2.25 अरब रुपए से भी तजावुज कर गए, जिसमें से 1 अरब 60 करोड़ 150 टीटीज के जरिए से उनके अकाउंट में मुंतकिल हुए। यह है इस केस की तफसीलात। कुछ दीगर सियासी सूरत हाल पर भी बात करेंगे। मेरे साथ जो 3 मोतबर शख्सियात मौजूद हैं, पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब से दिफाई तज्ज़िया निगार हैं हमारे साथ स्काइप में। सर, आपका बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान अनवर बेग साहब, सेनेटर अनवर बेग साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया। इरफान कादिर साहब, सर आपसे आगाज़ करूँगा। अच्छा, ज़रा कनेक्ट करें उनको। शहजाद साहब, सर आपसे आगाज़ करता हूँ। कैसे देखते हैं आपकी जो कंट्रोवर्सी अचानक आ गई मुस्लिम लीग नून के लिए, तो ये बहुत बड़ी खुशी का समा था कि शहबाज शरीफ साहब की भी जमानत हो गई, क्योंकि उससे पहले हमजा साहब की भी जमानत हो गई। हाँ अमीर अब्बास, शुक्रिया बहुत बहुत। देखिए, मैं आपके जो ब्लॉग आपने किया और ये जो आपने हमें इब्तदाइया बताया, इससे बहुत कुछ सीख पाया। और जाहिर है कि ये सवालात तो वो हैं जो कि कोई भी कानूनदान हमें बेहतर अंदाज में समझा पाएगा कि असल में ये जो मामलात हुए वो कहाँ तक हैं। और इस वक्त मेरी नज़र में तो अभी भी सब्जुडिस मामला है, क्योंकि ये रेफर हो रहा है 3rd रेफरी जज को, जो कि इस पर फैसला देगा कि क्या ज़मानत होती है या नहीं होती। लेकिन कुछ चीज़ें सरप्राइजिंग हैं जो कि मैं आपके लिए या अपने नाज़रीन के लिए कोशिश करता हूँ कि सामने रखूँ, और फिर उसके ऊपर हम रिक्वेस्ट करेंगे इरफान कादिर साहब से कि हमें थोड़ा एजुकेट करें उन चीज़ों के ऊपर। पहली बात तो ये है कि ये तो बेल का मामला था, तो ये कोई ट्रायल कोर्ट तो नहीं था, यानी ट्रायल तो नैब कोर्ट में होना है। तो अभी तो ये इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस है, इन्वेस्टिगेशन के बाद रेफरेंस होगा, रेफरेंस के बाद ट्रायल में जाएगा, और ट्रायल पे जो मेरिट्स ऑफ दी रेफरेंस हैं उस पर बहस होगी कि सरमाया है नहीं है, कितने बनाए, कितना उसमें इजाफा हुआ वगैरह वगैरह, और फिर उसकी जो बाकी तौजीहात और तफसील है कि आप अपनी हमें मनी ट्रेल दे दीजिए, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स होंगी अगर वो नहीं साबित कर पाते। ये तो सरासर एक जमानत की मक्का मामला था, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो रहा था, नैब कोर्ट में भी नहीं हो रहा था। तो उनके जज की तरफ से, शहबाज शरीफ साहब के जज की तरफ से ये कोशिश कि उनको नॉट गिल्टी डिक्लेयर करवा के किसी तरीके से ये साबित कर पाए कि असल में इस मुकदमे के अंदर देयर इज नो स्ट्रेंथ इन दिस मुकदमा, और फिर नैब की कोर्ट में जब लेके जाएं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की
मोहर लगी हो जिसके मुताबिक ये आगे नैब भी इसको नहीं आगे लेके चल सकता, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर कोशिश उनकी कुछ फेल हो गई। और इन जज साहब जिनका आपने जिक्र किया, वो गालिबन इस चीज़ को भी हाईलाइट करना चाहिए था कि भाई ये तो जमानत के लिए आए थे और जमानत की बुनियाद, अब जमानत के लिए और बड़े ग्राउंड्स हैं जो मेरी नज़र, जो कि मिसाल के तौर पे कितनी देर रह चुके, नैब क्यों इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाया, क्या वजह है, इनके ईसीएल पे डाल दो, ये कर दो, भाग नहीं पाएंगे, जा नहीं पाएंगे और इन्वेस्टिगेशन के लिए अपने आप को पेश करते रहेंगे। इस किस्म की एश्योरेंस की जरूरत होती है किसी जमानत के केस के अंदर, ना कि इस तरह के जो करप्शन के मेरिट्स हैं उसके ऊपर बहस की जाए। तो मेरी नज़र में ये थोड़े से कुछ मामलात हैं, आगे जाके मैं इसके में कुछ और भी आपकी खिदमत में गुजारिश करूंगा, लेकिन अगर इरफान कादिर साहब आ गए हैं तो हम इसको बेहतर एजुकेट कर सकते हैं कि इसके असल में जो फाउंडेशनली क्या क्या इसमें खराबियां हैं और किन चीज़ों की बुनियाद पे ये मेरे ख्याल में एक बहस, फजूल बहस या फाजिल बहस थी, या बेहतर बहस नहीं थी। राइट, बेग साहब को भी शामिल कर लें, फिर इकट्ठा ही रिमार्क्स लेते हैं लीगल कमेंट इरफान कादिर साहब से। बेग साहब, जो ये जज साहब ने फरमाया कि शहबाज शरीफ एक तो पब्लिक ऑफिस होल्डर थे, सेकेंडली वो हेड ऑफ द फैमिली हैं, तो ये नहीं हो सकता कि वो हेड ऑफ द फैमिली भी हो और वो पब्लिक ऑफिस होल्डर भी हो, और अगर उनकी फैमिली के साथ कोई इस किस्म के मामलात हो रहे हैं, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हैं, तो हम उनसे सवाल ना कर सकें और उनको बरियो जिम्मा स्कॉट फ्री कर दिया जाए। बेग साहब। देखें जी, मैं यस आई एम विथ यू। जो लीगल ओपिनियन है वो तो इरफान कादिर साहब हमें ज़्यादा एजुकेट करेंगे, जैसे मार्शल ने साहब ने कहा, बट आई लाइक टू ऐड समथिंग। देखिए, मेरी एक चीज़ समझ में नहीं आती एज अ कॉमन मैन, आई एम नॉट अ स्टूडेंट ऑफ लॉ इन एनी, आई एम नॉट अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, कि ये जो हमारी नैब है ये कर क्या रही है। यानी आप जितने केसेस हैं, चार्जेस इतने ज़बरदस्त मारते हैं कि पता नहीं क्या एविडेंस इनको मिल गया है, अरेस्ट भी कर लेते हैं और जब कोर्ट में जाते हैं उनको बेल हो जाती है। इसकी वजह क्या है? आर द प्रोसिक्यूटर्स दैट पुअर, अनएजुकेटेड, दे हैव नो लीगल स्टैंडिंग? व्हाट इज आवर प्रोसिक्यूटर जनरल डूइंग? यानी वो केस सही बना के पेश क्यों नहीं करते कि ये नौबत आती है कि कोर्ट्स के अंदर हर एक को बेल हो रही है। हम शहबाज शरीफ साहब की बात नहीं कर रहे, जितने लोगों को चार्ज किया है, चाहे वो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप हो या नून लीग की लीडरशिप, जितनी भी जेल से 6-6 महीने रह के आई है, इवेंचुअली दे गेट बेल। व्हाई? I mean, probably the courts are not satisfied कि there isn't enough evidence कि आप उनको जेल में रखें। तो ये इतना पुअर केस बनाते क्यों हैं कि ये नौबतें आए? तो I have my serious doubts on the working of the NAB कि भाई वो कर क्या रहे हैं। यानी कौन सा आज तक हाई प्रोफाइल बंदा पीपल्स पार्टी का या नून लीग का कन्विक्ट हुआ है, या उनको आपने जेल में तुना है, या आपने उनको 10 साल की सजा दिलवाई है, सब बेल पे हैं। यानी चार्जेस देखें तो एक कॉमन आदमी का दिमाग खराब हो जाता है कि ओहो इतनी बड़ी करप्शन हुई है, और पता चलता है 3 महीने के बाद वो जेल से निकलाते हैं विक्ट्री साइन दे के, एंड द मैटर एंड्स। यानी कौन सा नून लीग का बंदा जेल नहीं गया और वो सब बाहर निकल आए। चार्जेस आप देखें और चार्जेस पढ़े तो समझ में नहीं आती। बल्कि बेग साहब कुछ ऐसे लोग भी हैं, बेग साहब कुछ ऐसे लोग भी हैं जो 2-2 दफा जेल में जाके बाहर निकल आए, फिर भी केस साबित नहीं कर पा रहे लोग। अरे भाई, मैं कहता हूँ ये एक मजाक बना है। फहाद हुसैन फहाद बाहर है, आहद चीमा बाहर है। सिंध में आप जाएं, सारे जितने बड़े बड़े जिनके तय खानों से पता नहीं सोना निकला, पता नहीं क्या क्या निकला, वो सब बाहर हैं। ये अपना पीटीआई, ये इसको नून लीग में आप लें, एहसन इकबाल बाहर है, ख्वाजा साद रफीक बाहर है, शाहिद काकान बाहर है। यानी इन पे चार्जेस हैं बड़े सीरियस, अगर आप पेपर पे देखें, बट दे ऑल कम आउट स्कॉट फ्री एंड देयर इज नथिंग हैपनिंग। So yeah, I don't know, it's a joke at NAB. इरफान कादिर साहब, सर जस्टिस असद साहब ने एक बड़ा अहम नुक्ता उठाया है और इसकी एक पॉलिटिकल कॉनोटेशन भी है, क्योंकि PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, जो भी नैब के सामने किसी केस में पेश होता है, वो पब्लिक परसेप्शन ये देने की कोशिश करता है कि नैब का काम है केस को साबित करे। अगर नैब 20-20 साल तक साबित नहीं कर पा रहा तो ये नैब का फेलियर है, इसमें
हम कैसे गिल्टी प्रिज्यूम किए जा सकते हैं? तो जस्टिस असद साहब ने यह लिखा है कि नैब का काम यानी प्रोसिक्यूशन का काम किकबैक्स या कमीशन को साबित करना नहीं है। प्रोसिक्यूशन का काम यह साबित करना है कि आपके एसेट्स बियॉन्ड मीन्स हैं। अगर प्रोसिक्यूशन ने यह साबित कर दिया कि आपके एसेट बियॉन्ड मीन्स है तो प्रोसिक्यूशन का काम खत्म। अब यह मुल्जिम की जिम्मेदारी है कि वो साबित करे कि उसने वो बियॉन्ड मीन्स एसेट कैसे बनाए। देखें, इस वक्त तो बेल स्टेज पे एक टेंटेटिव असेसमेंट करनी है। यहाँ पे बेल स्टेज पे तो कुछ भी साबित नहीं हो रहा कि बेल स्टेज पे आप कह दें कि उन्होंने ये चीज साबित कर दी है प्रोसिक्यूशन ने, तो ये तो मैं समझता हूँ दिस इज ऑल प्री मैच्योर। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि एक जज साहब का कहना ये है कि हमने ऑर्डर अनाउंस कर दिया था अलाउइंग द बेल और दोनों जजेस एग्री किए थे, जबकि दूसरे जज साहब जो उनका कहना यह है कि मैंने कभी भी एग्री नहीं किया था और ऑर्डर से न सिर्फ कि एग्री नहीं किया था बल्कि जब मुझे साइन के लिए भेजा गया तो मैंने साइन भी नहीं किए। अब ये दोनों की स्टेटमेंट को अगर सामने रख लें तो या तो इनके दरमियान कोई शदीद गलतफहमी पैदा हुई है और या फिर दोनों में से एक जो है उसकी वो स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं दे रहा है। तो आइदर वे ये मैं समझता हूँ बड़ी मैटर है क्योंकि ये गैर मामूली इरफान साहब की जस्टिस डोगर साहब ने भी इस बात को तस्लीम किया है कि उनके कुलीग जज, उनके ब्रदर जज, उन्होंने जमानत से इत्तफाक नहीं किया। बिल्कुल, उन्होंने बाद में कहा कि बाद में इत्तफाक नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि पहले इत्तफाक किया है। जबकि वो जो दूसरे जज साहब हैं वो कहते हैं कि मैंने पहले भी उनसे एग्री नहीं किया था। जी, वो दूसरे जज साहब जो दूसरे जज साहब है वो फरमाते हैं कि मैंने कोर्ट रूम में भी कहा कि मैं नहीं दूंगा जमानत और जब मैं चैम्बर में गया मैंने चैम्बर में भी कहा कि मैं जमानत नहीं दूंगा। तो लिहाजा ये इतनी सीरियस बात है कि इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए कि कौन जज साहब जो है वो सही कह रहे हैं और कौन गलत कह रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारा एक साख है वो इससे बड़ी मजरू हो सकती है और ये मैं इसको बड़े सीरियसली लूंगा, क्योंकि इस तरह की गैर मामूली सूरत हाल जो है किसी बेल मैटर में तो खास तौर पे एहतसाब बेल मैटर में तो कभी हुई नहीं है। जब से यानी मुझे पता है इन केसेस का कभी इस तरह से हुआ ही नहीं है। ये इतनी बड़ी इस तरह की चीज हो जानी, खास तौर पे उस वक्त जबकि आपकी सुप्रीम कोर्ट जो है वो फैसलों में ये कह चुकी है कि इस मुल्क में एहतसाब के जरिए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती है, तो मैं समझता हूं कि हाई कोर्ट्स को न सिर्फ के इंसाफ करना चाहिए बल्कि इंसाफ होते हुए नजर आना चाहिए। ये एक चीज इस तरह से मैं समझता हूं कि ये मंतकी अंजाम तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि कौन से जज साहब सही कह रहे हैं और कौन से जज साहब गलत। अच्छा, ये वैसे बहुत रेयर नहीं है कभी आपके लीगल करियर में ऐसा हुआ हो कि फैसला अनाउंस हो गया बाद में पता चले कि आधा फैसला ठीक है आधा फैसला गलत? हाँ, एक दफा हुआ था, मैं एक केस कर रहा था और दोनों जजेस ने मुझे एक स्टे ग्रांट कर दिया था। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में एक जस्टिस मुनीर थे और एक और जज साहब थे जुनेजो साहब सिंध के, तो उन्होंने ये कोर्ट में केस अनाउंस कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, मुझे उन्होंने स्टे ग्रांट कर दिया। और जब मैं अपने ऑफिस में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट से उनका जो ये जो तुर्रे वाला होता है वो आए और वो कहने लगा कि सर जज साहब आपको बुला रहे हैं, उन्होंने केस दोबारा सुनना। मैं चुनाचे दोबारा जब पेश हुआ को कहा, मैंने कहा कि द फैक्ट कि आप दोनों में इस पे तजाद है ये बजाते खुद इस बात की गमाजी करता है कि मेरा केस जो है वो आर्ग्यूएबल केस है। तो उस पे उन्होंने खुद कहा कि चूंकि हमारा इख्तिलाफ है तो हम स्टे ग्रांट करते हैं। तो बिल्कुल यही सूरत हाल यहाँ पे है कि बेल में अगर इख्तिलाफ हो जाए दो जजेस में इवन ऑन मेरिट्स तो डाउट क्रिएट होता है और बेनिफिट ऑफ डाउट हैज टू गो टू द अक्यूज्ड, उस पे देयर इज नो अदर ओपिनियन। अच्छा, तो यहाँ पे डाउट तो क्रिएट हो गया था जब दो इनको चाहिए था इन द मीन टाइम जमानत कर देते, फिर उसको जो यानी बुरी जमानती कर देते और उसके बाद कहते कि ये रेफरी जज देख ले। लेकिन इरफान साहब जो दूसरी तरफ से जो जस्टिस घुराल साहब ने बड़ा कैंडिडली वैसे इस तरह बिल्कुल अंदर की बात उमूमन फैसलों में आती भी नहीं है, उन्होंने खुल के ये बात कही कि भाई मुझे तो ऑन बोर्ड ही नहीं लिया गया, फैसला उन्होंने वन साइडेडली दिया और उसको लिख दिया कि ये यूनानिमस डिसीजन है, मैं तो शामिल ही नहीं इस फैसले के अंदर। आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये तो वन साइडेड वर्जन है ना जज साहब का, दूसरे जज साहब का तो ये वर्जन नहीं है। तो लिहाजा ये तो इंक्वायरी जरूरी है कि डिटर्मिन किया जाए कि कौन से दोनों में से जज साहिबान जो है दोनों जजेस में से कौन से जज जो है वो सही फरमा रहे हैं और कौन से जज साहब की बात गलत है। ये तो
मंतकी अंजाम तक मामला पहुंचना चाहिए। सही। अच्छा, अब जो रेफरी जज का मामला है, इस पे भी जरा हमारे देखने वालों को समझाएं कि रेफरी जज जो है अब वो दोबारा से समाअत करेगा जमानत के केस की, या वो दोनों जजेस के फैसलों को पढ़ के वो पर अपनी राय कायम करेगा, 2-1 से फैसला होगा? हाँ, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर तो एक ही जज है और उसी ने सुनना है अब, तो वो तो डेफिनेटली दोनों को सुन के व्यू लेगा ना। वो ये फैसले पढ़ सकता है, लेकिन वो जो सही समझेंगे, वो जो रेफरी जज साहब हैं, तो वो फैसला होगा। लेकिन नॉर्मली इस तरह की चीज नहीं होती। नॉर्मल तरीका यही है कि अगर जजेस का इख्तलाफ हो किसी नुक्ते पे, तो तीसरे जज दे दिया जाता है और वो 3 जजेस का बेंच बन जाता है, और वो 2 जज जिनका इख्तलाफ है वो भी बीच में बैठते हैं और फिर 3 जज फैसला करते हैं, नॉर्मल तरीका। राइट जी। शहजाद साहब, आप सुनना चाहते थे इरफान साहब को, क्या निकला सर? नहीं, ठीक कह रहे हैं वो। आई थिंक वो जाहिर है कि हमें तो एजुकेट करेंगे, हमें बताएंगे कि क्या इसका तरीका है, कैसे इसको मैनेज किया जाना है। लेकिन बड़ी हैरानकुन बात है कि ये 2 जज हैं, इसमें मेरे ख्याल में इख्तलाफ होना कोई इतनी अजूबे की बात नहीं है। इख्तलाफ हो जाता है, लेकिन ये इख्तलाफ मेरा ख्याल है वहाँ सामने ही, अदालत में ही सामने आ जाना चाहिए। या अगर शॉर्ट ऑर्डर है या किसी किस्म का ऑर्डर है, तो वो भी उसके फैसले के बाद ही आना चाहिए, ना कि जब तक दोनों एग्री कर जाएं या डिसएग्री कर जाएं। तो मेरा ख्याल है कि ये तो वाज़ेह होकर सामने आ गया कि यहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ दाल में काला ज़रूर है, और देखने की ज़रूरत है कि कहाँ पे। लेकिन चंद चीज़ें और जी देखिए, बुनियादी बात यह है कि जब हम इस तरह के केसेस को डील कर रहे हैं, और ये हमारे यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग का केस और ये करप्शन का केस, ये बहुत अब खुल के पिछले इतने सालों में ये बहस हो रही है। हमें इस वक्त ये तो काम चलेगा, ये साथ साथ चलना चाहिए। लेकिन देखिए, जो हुकूमत है हमारी, चाहे आज की हो, चाहे पिछली हो, चाहे आने वाली, उन्होंने जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस हैं, फॉर एग्जांपल जिनकी बुनियाद पे पैसा बाहर जाता है, फॉरेन एक्सचेंज बाहर से आता है, चाहे वो 1947 के फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन के बाद उनकी फिर फर्दर डेवलपमेंट्स हुई 1992 के अंदर, या 93 के अंदर, फिर 97 के अंदर, फिर 2002 के अंदर। तो क्या वो आपके पर्पस को सर्व कर रहे हैं या नहीं, या वो एक टूल और एवेन्यू या व्हीकल बन गए हैं इस करप्शन का, जो कि पैसा, क्योंकि उनमें एक आ गया कि आप पैसा बाहर से लेके आए, हम नहीं पूछेंगे कि आपने पैसा कहाँ से लिया। आप पैसा आसानी से यहाँ पर जो पैसा बनाएंगे फॉरेन एक्सचेंज की शक्ल में, बाहर भी ले जा सकते हैं। अच्छा, मुझे ज्यादा नहीं पता, शायद बेग साहब को पता हो और इरफान कादिर साहब को यकीनन पता होगा कि आज हम जिन फॉरेन एक्सचेंज करेंसी रेगुलेशंस के तहत काम कर रहे हैं, क्या उसके अंदर ये अभी तक मामला चलता है कि बाहर से आने वाले पैसे की कोई पूछ कुछ नहीं है? हमें ये पता है कि हाउसिंग के मामले में ये भी हुकूमत ने ये अपना फैसला दिया है, और सिमिलरली बाकी चीजों में। तो जहां तक नैब का ताल्लुक है, जब ये कहा जाता है कि आपके एसेट्स बियॉन्ड मीन्स लगते हैं, तो जाहिर है कि वो एक डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर। लेकिन क्या टीटीज की बुनियाद पे हम ये क्रिमिनल मनी को डिटरमिन कर सकते हैं? यानी ये 2-3 चीजें ऐसी उलझी हुई हैं जो कि मुझे लगता है कि जिसमें लेजिस्लेशन की ज्यादा बेहतर जरूरत है। जितना ह्यूज डिफरेंस है शहबाज शरीफ साहब के, कहां 2.1 मिलियन, कहां 7,200 मिलियन, 21 लाख से 7 से बढ़ के 7 अरब से प्लस हो गया, 412 गुना इजाफा। क्या इसको बिल्कुल ओवरलुक किया जा सकता है? कभी नहीं ओवरलुक किया जा सकता। लेकिन इसको आपको ये पता होना चाहिए कि आपके कवानीन के अंदर इस किस्म के लूप होल्स हैं, इस किस्म के वहां पे इजाजतनामे हैं, जिसके तहत इस किस्म का पैसा बाहर जाता रहा है और वापस आता रहा है। अब अगर आपके ये वजह बनती है, जहां पर हमारे वकील जो है, जब अगर एक साइड को डिफेंड कर रहे हैं या वो प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, तो प्रोसिक्यूट करने वाला वो लेके मामला सामने आता है, जो डिफेंड करने वाला है वो 10 सुकुम उसमें से निकाल लेता है और कहता है कि जी देखो, ये तो आपके सुकुम ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं और इनकी बुनियाद पे ये तो क्राइम नहीं बनता। तो ये प्रॉब्लम है। उसके अलावा कि हमारे एलिट्स जो है उनको कानून टच नहीं करता, लेकिन कानून को इस तरीके से बना दिया गया है कि कानून के अंदर ये तमाम की तमाम स्पेस अवेलेबल है। तो मेरा सवाल सिर्फ ये है कि बाकी जो आप कर रहे हैं जरूर करें। आपने कानून को उसके लूप होल्स बंद करने के लिए, सुकुम को खत्म करने के लिए क्या काम किया है, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। राइट। ये रेमेडी के ऊपर भी आखिरी हिस्से में बात करते हैं के बाद मैं अनवर बेग साहब की राय लूंगा कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, जो जज साहब कह रहे हैं कि वो एक्यूज्ड के ऊपर है, उसने अपनी इनोसेंस को प्रूव करना है। उसकी इनोसेंस नैब का काम या प्रोसिक्यूशन का काम नहीं है कि वो प्रूव करे। ब्रेक के बाद
ब्रेक के बाद खुश आमदेद। सेनेटर अनवर बेग साहब, सर जज साहब ने कहा कि प्रोसिक्यूशन का ये काम नहीं है कि वो किकबैक्स, कमीशन या जो इलीगल गेन्स हैं या इलीगल बेनिफिट्स अगर लिए हैं किसी मंसूबे में से, ठेके में से, नैब उसको प्रूव करना शुरू कर दे, प्रोसिक्यूशन उसको प्रूव करना शुरू कर दे, तो प्रोसिक्यूशन फिर प्रोसिक्यूट नहीं करेगी, वो तो एविडेंस कलेक्शन पे सारा वक्त उसका गुजर जाएगा। और इसी वजह से फिर 20-20 साल से केसेस खत्म नहीं हो पा रहे हैं, जो पहले आपने पॉइंट उठाया। तो जज साहब का ये मौक़िफ़ है या उन्होंने अपने फैसले में कहा कि प्रोसिक्यूशन ने सिर्फ इतना प्रूव करना है कि आपके एसेट आपकी इनकम से या लीगल इनकम से ज्यादा है। अगर ये प्रूफ कर दिया प्रोसिक्यूशन, इसका मतलब देयर इज समथिंग फिशी। और अगर कोई है गड़बड़ तो वो फिर आप साबित करें ना कि आपकी 100 रुपए आमदन थी, 1000 रुपए के एसेट्स बन गए, ये 900 रुपया कहां से आया? अमीर, यहाँ पे ना मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है, पाकिस्तान के अंदर जो हमारे माशाल्लाह पॉलिटिशियंस हैं अक्रॉस द बोर्ड, आई मीन दे डू पॉलिटिक्स नॉट फॉर पब्लिक सर्विस, दे डू पॉलिटिक्स फॉर बिजनेस। इस मुल्क के अंदर यानी आप अंदाज़ा करें, ये पीपल्स पार्टी के और नून लीग की जो टॉप लीडरशिप जो ये करप्शन केसेस फेस कर रहे हैं, यानी इन्होंने पिछले 10 साल के अंदर वाइल देवर इन पावर, इन्होंने इतना लूटा है कि इनकी एसेट्स इतने बढ़ गए कि इट इज़ बियॉन्ड इमेजिनेशन फॉर अ कॉमन मैन। मेरी तो समझ में ही नहीं आता कि ये सिफरे कैसे गिनते हैं। कहने का मकसद ये है कि अगर ये इन्होंने इस तरीके से कारोबार करना है पॉलिटिक्स में आके, तो फिर यानी एक डूब मरने का मुकाम है। मैं आज अखबार में पढ़ रहा था कि आप अंदाज़ा करें, हमारे पास $330 मिलियन किटी में नहीं है कि हम वैक्सीन के पैसे दें और हम अपनी पॉपुलेशन, जो गरीब पॉपुलेशन है, जो 99% गरीब लोग हैं, कि उनको हम फ्री लगा के दें, उसके लिए भी हम उधार ले रहे हैं। यानी ये कोई मुल्क है? यानी इज दिस पब्लिक सर्विस बाय दिस पॉलिटिशियंस? इट्स अ शेम एंड डिसग्रेस, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। आई मीन आई हैव नॉट कंट्रीब्यूटेड एनीथिंग टू दिस कंट्री। तो कहने का मकसद है कि ये यहाँ पे कोई अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस नहीं है, ये सब हॉक्स है। कोई बंदा आज तक मुझे बताए 70 साल में कोई कन्विक्ट हुआ है हाई प्रोफाइल ऑन करप्शन चार्जेस? एक थोड़ा बहुत मियां नवाज शरीफ साहब को हुआ है, वो भी चकमा दे के इंग्लैंड जाके बैठ गए कि जी मैं 1 महीने के लिए जा रहा हूँ इलाज के लिए। यार हैव अ हार्ट फॉर गॉड सेक, एंड वी कांट गेट द मैन बैक। यानी हम तो, यानी ये तो एक मैं कैसी बनाना रिपब्लिक, क्या पपाया रिपब्लिक भी हम नहीं रहे। हमारे पास पैसा नहीं है। यानी आज अखबार में जो आया है ये वैक्सीन का, हमारे दुश्मन तो हंस रहे होंगे कि ये क्या बातें करते क्या हैं, और इनके पास टका नहीं है खाने के लिए, दवाइयों के लिए और वैक्सीन के लिए। आई मीन इट्स अ वेरी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स इन द कंट्री। यहाँ पे तो कोई पागल आदमी आए और वो आके यहाँ पे ठीक ठाक हैंगिंग्स करे, उसके अलावा ये मुल्क नहीं सही सीधा चल सकता। डेमोक्रेसी यहाँ नहीं चल सकती। हमने बहुत ट्राई किए। आई मीन दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन। हम वी कैन नॉट मेंड आवर वेज बिकॉज आई मीन वी डोंट हैव ऑनेस्ट लीडरशिप। आई एम सॉरी टू से दिस इज ऑल आई हैव टू से। आपने तो सर वो सारा टेम्पो चेंज कर दिया बेग साहब, प्रोग्राम का डिस्कशन यहाँ और तरफ लेके चले गए हैं। मैं कादिर साहब से इस पे कमेंट लेके मैं इस पे जो आपने फरमाया उस पर भी बात करते हैं। कादिर साहब, इस पे ज़रा आपकी भी राय सामने आ जाए कि क्या बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो अक्यूज़ के ऊपर होना चाहिए कि वो अपनी इनोसेंस को साबित करे, या ये भी नैब का काम है, प्रोसिक्यूशन का काम? देखें, जो प्रिंसिपल जनरल लॉ का है वो ये है कि बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑलवेज ऑन द प्रोसिक्यूशन, एंड वंस द प्रोसिक्यूशन डिस्चार्जेस इट्स इनिशियल बर्डन ऑफ प्रूफ, then if the defense takes a certain position which is within their special knowledge, तो then उनको चाहिए, उनका काम है एस्टैब्लिश करना। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर प्रोसिक्यूशन कोई चीज प्रूव न कर सके और डिफेंस भी उसको डिसप्रूव न कर सके तो रहती है, उस पर कन्विक्शन नहीं हो सकती। अच्छा, तो सर वो जो प्रोसिक्यूशन के ऊपर है बर्डन ऑफ प्रूफ वो साबित करे, तो प्रोसिक्यूशन ये तो साबित कर रहा है कि आपके एसेट्स बियॉन्ड नोन मीन्स हैं, इतना तो साबित कर दिया प्रोसिक्यूशन ने। नहीं, ये अभी स्टेज ही नहीं आई
नहीं, मैं इस केस की बात नहीं सर कर रहा, मैं जनरली बात कर रहा हूँ, मैं इस पर्टिकुलर केस की नहीं, मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि वो हर जो नहीं, आप अमीर अब्बास, सॉरी, आप हजूर किसी पर्टिकुलर केस जो है, स्पेसिफिक केस अमीर अब्बास साहब उसकी बात करें ना, ये तो हम मफरूजों की बात बेहतर है कि ना की जाए। नहीं, मैं तो करप्शन की बात करें सर, मैं तो नैब के पास जितने केसेस जा रहे हैं की केस की बात करें, नैब के केस में भी जो सेक्शन 14 है उसके तहत जो इनिशियल बर्डन है, और इनिशियल बर्डन क्या है कि उन्होंने नंबर 1 एसेट्स को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद उन्होंने उनकी जो उनकी जो इनकम है लेजिटिमेट उसको क्वांटिफाई करना है, उन दोनों का मुवाजना करने के बाद बर्डन जो है वो फिर शिफ्ट करेगा उस शख्स पे जो कि अपनी लेजिटिमेट जो सोर्सेज है वो एक्सप्लेन नहीं कर सक रहा, तो वो फिर वहां पे ये स्टेज आएगी। लेकिन यहाँ पे एक दो चीजें जो कि हम नजरअंदाज कर रहे हैं वो ये है कि इस तरह के केसेस में ये जो एसेट्स की जो ये जो एक्शन होती है, ये जो एसेट्स इकट्ठे हो जाते हैं, इसमें जैसे कि अभी बड़ी अच्छी गुफ्तगू सैर हासिल की है शहजाद चौधरी साहब ने, वो बड़ा सही फरमा रहे थे कि कुछ कवानीन आपके ऐसे हैं जहाँ पे कि आप अगर वो पैसे आपको मिल जाते हैं तो उस पर नो क्वेश्चन आस्क्ड है। मसलन सेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट है, उसके तहत जो भी आपको फॉरेन करेंसी क्या लाते हैं फॉरेन करेंसी, उस पर नो क्वेश्चन आस्क्ड है। तो चूंकि नो क्वेश्चन आस्क्ड है तो हुकूमत और सरकार और स्टेट तो उसको लेजिटिमाइज कर रही है। अब जिस चीज को स्टेट लेजिटिमाइज कर दे, स्टेट उसी में केस कैसे दायर कर सकती है? बिल्कुल ये सारे इश्यूज है देखने वाले। तो इसलिए यहाँ तो आप कवानीन जो है वो ऐसे बनाए। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो अनवर बेग साहब फरमा रहे थे कि ठीक है अगर आपने एहतसाब करना है तो फिर अक्रॉस अच्छा सर, वो जो इसका जो बेग साहब का जो दर्द है ना, उस पर मैं सर अगले हिस्से में जाके बाकायदा बात करता हूं कि ये हो क्या रहा है अकाउंटेबिलिटी के नाम पे। लेकिन एक इस पे सर कमेंट कर दें, जस्टिस सरदार डोगर साहब ने, जिन्होंने जमानत के हक में फैसला लिखा, उन्होंने ये कहा है अपने फैसले में कि अगर शहबाज शरीफ के जो को एक्यूज्ड हैं, जिसमें उनकी फैमिली और उनके बेनामीदार शामिल हैं, अगर उनके अकाउंट्स में जो टीटी के जरिए से पैसा आया है, लेकिन पैसा चूंकि शहबाज शरीफ के अकाउंट में डायरेक्ट टीटी से नहीं आया, लिहाजा हम शहबाज शरीफ को मुजरिम तस्वुर नहीं कर सकते। तो इसका मतलब तो सर ये हो, देखे ना, जितने भी दुनिया में लोग करप्शन करते हैं, अगर मैंने करप्शन करनी है तो मैं तो कभी भी अपने अकाउंट में टीटी नहीं मंगवाऊंगा, कभी अपने नाम पे इलीगल प्रॉपर्टीज दे रखूंगा, वो तो मैं अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अपनी इमीडिएट फैमिली के नाम पे रखूंगा ना। देखिए, ये मैं अभी इस पे इसलिए कमेंट नहीं कर सकता कि ये सारे फैक्ट्स मेरे सामने हैं ही नहीं, तो ये इसलिए मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि अभी ये सारी चीजें जो हैं, ये एविडेंस वगैरह इस केस में अभी एड्यूस होना है, उससे पहले हम इस पे कोई कमेंट नहीं कर सकते। बिकॉज सर वो एक प्रिंसिपल, वो जिस प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, उस प्रिंसिपल के बारे में सवाल है ना। उन्होंने, जज साहब ने एक प्रिंसिपल एक तरह से ले डाउन किया ना कि चूंकि मुलजिम के अकाउंट में कोई टीटी नहीं आई, उसके रिश्तेदारों के अकाउंट में आई होगी, लिहाजा मुलजिम को हम तस्वुर नहीं कर सकते। अब मुलजिम पब्लिक ऑफिस होल्डर अगर है, कस्टोडियन ऑफ नेशनल एक्सचेकर है, और अगर उसने कोई करप्शन की है, इफ उसने अगर की है, तो वो जारी बात है अपने इमीडिएट फैमिली के नाम पे रखेगा ना। देखें, ये भी एस्टेब्लिश करना प्रोसिक्यूशन का काम है कि जिनको वो कह रहे हैं बेनामीदार, उनसे उनका इस तरह का ताल्लुक है, ये प्रोसिक्यूशन ने एस्टेब्लिश करना है कि ये वाकई ये उनके बेनामीदार हैं और इनकी कोई सोर्सेज ऑफ इनकम नहीं है। अगर वो लोग इंडिपेंडेंटली कमा रहे हैं, सपोजिंग वो लोग डाके मार रहे हैं, अगर वो डाके भी मार रहे हैं तो वो डाका जो है होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस के, उसको कैसे आप टैग कर सकते हैं? तो ये भी एविडेंस में आएगा। ये ऐसी चीज जो है मेरे सामने से कोई नहीं गुजरी जहां पे कि हम कह सकें कि ये एविडेंस आ चुका है कि ये जो है इनमें और शहबाज शरीफ में कोई लिंक है। तो ये चीजें जो जब तक अदालत में इनके फैक्ट स्पेसिफिक नहीं आते, कोई कुछ भी कहना है वो कबल अज वक्त होगा। राइट। शहजाद साहब, एक कमेंट सर पर ब्रेक पर जाता हूं। देखिए, लिंक एस्टैब्लिश करना तो बहरहाल जरूरी है, जैसे इरफान साहब फरमा रहे हैं, लेकिन अगर मैं लिंक ही कोई नहीं छोड़ता सर, मैं इतनी सफाई से काम करता हूं, मैं एक पब्लिक ऑफिस होल्डर हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, चीफ मिनिस्टर हूं, मैं लिंक ही नहीं छोड़ता कोई, मैं कोई निशान ही नहीं छोड़ता, मैं इतनी करप्शन करता हूं, लूट मार करता हूं, जैसे लेटिन अमेरिका में हुई, जैसे साउथ एशिया में हुई, और मैं सारा पैसा मैंने लोगों के नाम पे बनाया हुआ है। तो इसका मतलब है कि चूंकि मेरे नाम पे नहीं है तो इसलिए मैं इनोसेंट हूं। फिर सर बदकिस्मती से देखिए, एंग्लो सैक्सन लॉ के अंदर एविडेंस की जो डेफिनेशन है
अगेन इरफान कादिर साहब के सामने हमें बात करते हुए थोड़ा एहतियात करनी चाहिए, वो बैठे हैं यहाँ पे। लेकिन मेरा अपना जो समझ है वो ये है कि ये एविडेंस बेस्ड जस्टिस सिस्टम है, जिसके अंदर के एविडेंस बड़ा क्लियरली आइडेंटिफाई करे कि हाँ वाकई ये जो आदमी है इससे जुर्म सरजद हुआ है, और जुर्म साबित करना प्रोसिक्यूशन का काम है। देखिए एक मिसाल ले लीजिए ना, प्रेसिडेंट ट्रंप 4 साल सदर रहा है अमेरिका का, उसकी जो एम्पायर है वो कितनी बड़ी एम्पायर है, लेकिन जब उसने सदर का ओहदा लिया तो उसने अपने आप को तमाम ओनरशिप ऑफ बिजनेस से, डायरेक्टरशिप्स वगैरह से जो कुछ था सारे को अपने आप को अलहदा कर लिया। उसकी बेटी भी उनकी डायरेक्टर थी, वो भी अलहदा हो गई, लेकिन 1 या 2 बेटों के पास वो सारा बिजनेस रहा। तो अब अगर हम ये डिटरमिन करें, प्रोसिक्यूशन ने पकड़ना हो तो वो ये डिटरमिन करे कि प्रेसिडेंट ट्रंप के होने की वजह से उसके बिजनेसेस को कितना फायदा पहुंचा। अगर वो ये लिंक एस्टैब्लिश कर सकता है इन्वेस्टिगेशन के थ्रू, तो और फिर उसके बाद प्रोसिक्यूट कर सकता है उसकी बुनियाद पे, तो वो एक जुर्म। अच्छा, क्या ये लिंक, शहजाद साहब, क्या ये लिंक बनता है? कोई भी हो, मैं किसी पर्टिकुलर केस की, मैं कोई भी हो, अगर वो पब्लिक ऑफिस होल्डर है 5 साल या 10 साल के लिए, उन 5 या 10 सालों में जितना अरसा वो कुर्सी इख्तियार पर है उसमें मैनीफोल्ड उसके एसेट्स बढ़ जाते हैं, क्या ये लिंक इटसेल्फ नहीं बनता सर? देखिए वही वाली बात है ना, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, मैं और आप ये सोच सकते हैं, लेकिन क्या इसके लिए जो सबूत आप कह रहे हैं, जो सबूत नहीं छोड़ता पीछे एक कोई ऐसा लिंक छोड़ता भी नहीं है जिसे कि डिटरमिन किया जा सके, तो फिर किसी भी कानून के लिए मुश्किल हो जाता है उस आदमी को अरेन करना या उसको सामने इंसाफ के लेके आना। ये इंसाफ की लिमिटेशन है। एक ब्रेक सबसे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, बेग साहब से और इरफान साहब से बात करते हैं जो पॉलिटिकल एंगलिंग है इस अकाउंटेबिलिटी की, जिसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है कि ये विंडिक्टिव अकाउंटेबिलिटी, विंडिक्टिव जस्टिस है। लोगों को 1-1 साल 1.5 साल तक जेलों में रखा जाता है, उसके बाद बेल हो जाती है, केसेस खत्म नहीं हो पा रहे हैं, लोगों की मड स्लिगिंग हो रही है, उनके ऊपर उनका मीडिया ट्रायल किया जा रहा है, ये कहां तक इंसाफ है? ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। इरफान कादिर साहब, सर क्या हम कह सकते हैं इस वक्त पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी हो रही है? देखें, इस वक्त पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी वो नई अकाउंटेबिलिटी हो रही जिसको कि हम सही मानों में अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि जो मौजूदा कानून है अकाउंटेबिलिटी का, वो उस तरह से कंसेंसस के साथ तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स मिला के उनके कंसेंसस के साथ ये कानून नहीं बना। और इससे पहले का जो एहतसाब एक्ट था, जो मियां नवाज शरीफ के पीरियड का 97 का था, वो भी उस तरह का कंसेंसस है। वो जो कानून साजी हुई थी उनकी 2/3 मेजॉरिटी थी। उन्होंने सियासी मुखालफीन को नीचा दिखाने के लिए या उनको कंट्रोल करने के लिए वो वाले 97 का एक्ट बना दिया था। तो अब जरूरत इस बात की है कि तमाम स्टेक होल्डर्स, जिसमें कि तमाम हमारी पॉलिटिकल पार्टीज जिनकी रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट, वो एक नया कानून बनाएं और उस पर सब मुत्तफिक हों और वो सब पे अप्लाई करें, और ये पिक एंड चूज जो हम करते हैं वो ना हो। और दूसरी बात जो अहम बात है, इस चीज को आप प्लीज समझें कि पाकिस्तान में सबसे पहले जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था तो हमने उसको जस्टिफाई कर दिया था लॉ ऑफ नेसेसिटी के बेस पे। सेकेंडली, जब कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इनराफ करना शुरू किया तो उसको बचाने के लिए एक सेफ्टी वैल्व उसको कहते हैं कि आर्टिकल 58(2) आया ताकि मुल्क में मार्शल ना लगे, और उन्होंने कहा कि जो है वो आइन के मुताबिक नहीं चल रहा तो सदर पाकिस्तान को ये इख्तियार है कि वो असेंबलियां तोड़ दें और हुकूमत को घर भेज दें। जब उन्होंने ऐसा किया तो फिर अदालतें बीच में आ गई और अदालतों ने उसके भी कुछ पैरामीटर्स मुकर्रर कर दिए, लेकिन 58(2) को खत्म कर दिया गया और फिर कंफ्यूजन मचा कि अब क्या करें, मार्शल लॉ लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। तो फिर जनरल मुशर्रफ आते हैं और फिर हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल एबरेशन देखते हैं, और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि एक नया दौर आता है, ये 8 साल का, जिसमें पीपल्स पार्टी और जिसमें मुस्लिम है, और वहां पे हम देखते हैं कि अदालतें फिर सेंट्रल स्टेज पे आती हैं, और ये 62-63 जिसमें कि अदालत को कोई इख्तियार नहीं है कि वो किसी को निकालें, वहां पे इख्तियार सिर्फ असेंबली के जो हमारे स्पीकर हैं या चेयरमैन सेनेट है, और वो इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेज सकते हैं। वो सारा प्रोसीजर सर्कमवेंट करके
अदालतें सेंटर स्टेज पे आती हैं और 62-63 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का नया 58(2)B बन जाता है और उसके जरिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अभी रिसेंटली फिर कहता है कि मुल्क में तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती है एहतसाब के जरिए। तो ये सारी चीजें जो है हमें इन सबको एड्रेस करना है और मैं आज भी समझता हूं कि हमारे लोग बुरे नहीं है, हम बुरे लोग नहीं है। हमें चाहिए कि सबके साथ एक जैसा हम सलूक करें, अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी हो। जहां तक रहा एक्यूमुलेशन ऑफ एसेट्स बियॉन्ड नोन सोर्सेस, तो आई एम सॉरी टू से कि सियासतदान या ब्यूरोक्रेट्स नहीं है। आप जिसको भी देखें माशाल्लाह तमाम तबकों के पास बेतहाशा पैसा है। इन सबको चाहिए कि सामने आए और फिर यूनिफॉर्मिटी के साथ कवानीन बनाएं और ये फैसला कर लें कि हमने चले जी 1/3 रख लेना है या आधा रख लेंगे, आधा हम स्टेट को दे देंगे। इस तरह करके रास्ता रिकंसिलिएशन है। एनआरओ बेहतरीन चीज है। जनरल मुशर्रफ ने ठीक एनआरओ किया था। बाद में वो बड़े चिढ़ गए थे और नाराज हो गए थे। वो इसलिए नाराज हो गए थे क्योंकि वो सियासतदान जो उस वक्त वो सियासी पॉइंट स्कोरिंग, चूंकि इलेक्शन आ रहा था तो वो चाहते नहीं थे कि एनआरओ, वरना जनरल मुशर्रफ ने ये ठीक किया था। और मेरी एक मीटिंग हुई थी जनरल मुशर्रफ से और मैंने उनको यही कहा था कि ये एनआरओ जरूरी था। उसकी वजह मैंने ये बताई थी कि ये जितने भी केसेस हैं इनमें से 70-80% केसेस जो है पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, ये सियासी जो मुखालिफिन है उनके खिलाफ हैं। तो जनरल मुशर्रफ को भी उस वक्त इसका इदराक नहीं था। वो बड़े चिड़े हुए थे उस दिन और वो कह रहे थे कि ये मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो मैंने उनको कहा कि जी आपकी गलती ये नहीं है, आपने ये ठीक किया। और अभी मैं समझता हूं कि ये सबको एनआरओ करना पड़ेगा, कोई दूध से धुला हुआ नहीं है। और उसके बाद अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी अप्लाई इक्वली टू ऑल। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने उठाया है अनवर बेग साहब। वो कह रहे हैं कि जी अकाउंटेबिलिटी फ्रॉड है, नाकाम है, नहीं हो पा रही है फॉर एनी रीजन, फॉर सर्टेन रीजन। छोड़ दें इस बात को कि वो क्यों नहीं हो पा रही है, बट वो नहीं हो रही। क्रक्स ऑफ द मैटर ये है, और अगर होती है तो वो विंडिक्टिव है, उसको कोई मान नहीं रहा है। तो क्या ये बेहतर नहीं कि हम अकाउंटेबिलिटी को एक दफा एक साइड पर रखते हुए हम एनआरओ पे चले जाए, एक दफा सबको क्लीन चिट दे दें और फिर हम एक नई सुबह की तरफ चले जाएं, फिर हम आइंदा किसी को नहीं छोड़ेंगे उसके बाद अगर एक दफा डील हो गई तो? I mean, मुझे तो हंसी आ रही है। सबको एनआरओ दे दो सो दैट दे स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। अरे भाई अब मुल्क में कुछ रहा ही नहीं है, क्या लूटेंगे यार, फॉर गॉड से। क्या कर रहे हैं आप लोग? ये लोग, ये जो एमएनएज हैं, ये जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, यही लोग री इलेक्ट होके आएंगे और फिर ये कानून ऐसे बनाएंगे कि सारी जिंदगी वो कन्विक्ट ही नहीं हो सकेंगे। अरे क्या बातें कर रहे हैं यार। यही लोगों ने ये कानून बनाए हैं कि कोई बंदा कन्विक्ट ही नहीं हो रहा, डेट पे डेट, बेल पे बेल। ये हाल है। नहीं, ये आई डोंट एग्री। यहाँ पे तो एक पागल आदमी चाहिए अगर इस मुल्क को सीधा करना है। Otherwise, there is no second choice as far as I am concerned. Everybody has right to differ with me, but मैंने इनको करीब से देखा है, ये सुधरेंगे नहीं। ये माल बनाएंगे, नोट बनाएंगे। अब तो मुल्क में कुछ रहा ही नहीं है। इन्होंने एयरपोर्ट्स, मोटरवेज, ये सब गिरवियां रख दी हैं। रहा क्या है? PIA ग्राउंड हो गया है। यानी जो आपका एक इमेज था इंटरनेशनली, क्या रह गया मुल्क के अंदर? यहाँ पे अब एक पागल आदमी चाहिए टू रन दिस कंट्री। शॉर्ट ऑफ दैट कोई आदमी इसको सुधार नहीं सकता। That's my opinion. Everybody has right to differ with me. शहजाद साहब, ये तो 180 डिग्री हम डिफरेंट अप्रोच पे पहुंच गए हैं प्रोग्राम के आखिर में। अब आप ही को सालसी करें। वो कह रहे हैं बेग साहब के मैड बैन चाहिए, इरफान कादिर साहब कह रहे हैं कि नहीं जी यहाँ पे हमें कोई एनआरओ चाहिए जो एक दफा क्लींजिंग हो जाएगी एनआरओ से। अब मैड मैन से क्लींजिंग नहीं, एनआरओ से क्लींजिंग हो जाए। मेरा ख्याल है सब लोग ही कुछ ना कुछ सच कह रहे हैं और कुछ ना कुछ अपने दिल के फफोले फोल रहे हैं। इसमें कोई शक की बात नहीं है। देखिए, बुनियादी बात यह है कि क्या इस मुल्क को लूटा गया? बेइंतहा लूटा गया। अच्छा, क्या हमारे कवानीन जो हैं वो हमें इतनी ताकत देते हैं कि जो लूटने वाले हैं अगर उनकी आइडेंटिफिकेशन हो जाए तो हम उनको सजा दें? नहीं है हमारे कवानीन ऐसे, क्योंकि वही कवानीन उन्हीं लोगों ने बनाए हैं और उन्होंने इस तरीके से कवानीन बनाए हैं कि उसमें से बचने के रास्ते बेशुमार हैं। गरीब आदमी को शायद कभी भी ना पता लगे, लेकिन इरफान कादिर साहब को वकील बनाए किसी का, वो ज़रूर आपको बता देंगे कि किस तरीके से वहाँ से निकाल लेंगे अपने क्लाइंट को, या उन जैसे वकील। ये तो नहीं करेंगे, लेकिन इन जैसे आजकल बहुत काबिल वकील भी हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ, जब तक सही नीयत वाली लीडरशिप बैठ के इन कवानीन को बदलती नहीं है और इसको बेहतरी की तरफ नहीं लेके जाती, उस वक्त तक बदकिस्मती से हम सब के सब। और दूसरी बात एक और, एनआरओ देना है तो एनआरओ एक बुनियाद पे दें।
क्या जी एसेट्स है ना आपके, उसमें से 1/3 दे दें आप रियासत वो तो कह रहे हैं, जितना भी, वो तो इरफान साहब ने कहा है कि आधे दे दें तो हम छोड़ देते हैं, बाकी माफ आपको। आधे दे दें, 1/3 दे दें, जो देना है दें, कोई ना कोई कानून बनाए, जिसने डिक्लेयर नहीं किया और डिक्लेयर करे, जो है उसके पास सामने लेके आए और रियासत को। जी बेग साहब, आधे पे मंजूर है सर आपको डील? आई वांट टू मेक वन कमेंट जी। ये आप लोग 1/3 कह रहे हैं, ये 1 टका नहीं देंगे। मेरे से लिखवा ले इरफान साहब, आप आधे लेना चाहते हैं, बेग साहब कह रहे हैं ये देने को तैयार नहीं, तो एनआरओ कहां से हो सकता है सर? ये मैं आपको बता दूं कि अगर टका नहीं देंगे, मैं बेग साहब को ये बताना चाहता हूं कि मैं हरगिज यानी ऐसा शख्स नहीं हूं जो कि कोई रूथलेसली एम्बिशियस हूं। एम्बिशन है मेरे में, और उसी एम्बिशन को सामने रखते हुए अगर मुझे बेग साहब मौका दें तो मैं उनसे तकरीबन 1/3 से ज्यादा, तकरीबन आधे मैं उनसे बड़े आराम से निकलवा लूंगा, बगैर लड़ाई किए, बगैर झगड़ा किए। ये आप नेगोशिएशन से निकलवाएंगे, आर्म ट्विस्टिंग से निकलवाएंगे? आर्म ट्विस्टिंग बिल्कुल नहीं करूंगा मैं। आर्म ट्विस्टिंग की जिंदगी में बहुत कादर साहब, मैं समझता हूं कि आराम से चीजें अगर हो जाए तो बेहतर है। चले, मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को आपसे राब्ता करना चाहिए, क्योंकि नैब उन्होंने जो 200 अरब डॉलर बाहर पड़े हुए वापस लाने थे वो आज तक नहीं ला सके। तो इरफान कादर साहब से राब्ता करना चाहिए इमरान खान साहब से, 200 अरब डॉलर को छोड़ दें, कम से कम 50 अरब डॉलर भी पाकिस्तान वापस आ जाए, निगोशिएशन से ही आ जाए कम से कम। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते, देखते रहेगा तब्दीली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।